वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए माइंड ब्लोइंग मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सब लोगों ने सेंचुरी के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी कि स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये मूवी एक्चुअली उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है, यानी कि उनकी बायोग्राफी है। और इसमें हम देखेंगे कि स्टीफन अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं जबकि उन्हें काफी बड़ी बीमारी होती है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। मूवी की स्टार्टिंग में 1963 का समय होता है, जिसमें हमें स्टीफन हॉकिंग्स को दिखाया जाता है। वो काफी यंग दिख रहे होते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, जहां पर उनके काफी सारे ब्रिलियंट दोस्त आए होते हैं। इसी पार्टी में वो जीन वाइल नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं और उन्हें वो देखते ही काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। और फिर वो उसके पास जाते हैं और अपना नाम बताते हैं। वो भी उसे अपना नाम बताती है और फिर वो उनसे पूछती है कि अभी वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टीफन कहते हैं कि दरअसल वो कॉस्मोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें वो स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। तभी जीन भी उन्हें अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो लिटरेचर की स्टूडेंट है और काफी ज्यादा रिलीजियस भी है। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो जेन स्टीफन को टिश्यू पेपर पर जाते वक्त अपना नंबर लेकर दे जाती है। अब अगले दिन स्टीफन अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठे होते हैं और तभी उनके फिजिक्स टीचर सबको पेपर पर एक फिजिक्स का क्वेश्चन देते हैं, जिसे उन्हें क्लास खत्म होने से पहले सॉल्व करना था। अब ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, सिवाय स्टीफन के। ये इतनी जल्दी कैसे इतना टफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। वहीं दूसरी ओर स्टीफन को उस क्वेश्चन को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं और उन्हें फिजिक्स में काफी दिलचस्पी होती है। अगले दिन जब स्टीफन उठते हैं तो उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि उस पेपर का क्या हुआ जिसे कल फिजिक्स टीचर ने हमें दिया था। इस बात पर स्टीफन कहते हैं कि अरे मैंने तो अभी तक उस पेपर को ध्यान से देखा भी नहीं है। तब उनके दोस्त उन्हें डांट लगाते हुए कहते हैं कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कोई मजाक नहीं। तुम्हें अपनी पीएचडी पूरी भी करनी है या नहीं? इस सवाल को भी स्टीफन मुस्कुराकर टाल देते हैं। अगले दिन वो लोग जब अपनी फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और टीचर सभी के सॉल्व किए हुए पेपर जब चेक करते हैं तो स्टीफन 9 सवालों के ही आंसर सॉल्व कर पाए होते हैं और वो सारे के सारे बिल्कुल सही होते हैं। ये देखकर तभी सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि स्टीफन ने ये कैसे कर लिया। तभी उनके जो टीचर्स होते हैं जानबूझकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इंटरेस्ट किस चीज में सबसे ज्यादा है। उसके बाद उनके टीचर उन्हें फिजिक्स लैब में ले जाते हैं, जहां पर साइंटिस्ट जे थॉमसन ने रिसर्च किया था और साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने पहली बार एटम को स्प्लिट किया था। फिर वो स्टीफन से कहते हैं कि वो कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनके साथ नेक्स्ट वीक लंदन लेकर जा रहे हैं और वहां पर रॉजर पेनरोज नाम के एक फेमस मैथमेटिशियन के लेक्चर को अटेंड करेंगे। इसके बाद हम स्टीफन को एक चर्च के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके कुछ देर के बाद जेन उस चर्च से बाहर निकलती है और तभी वो उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो जेन को अपने घर लंच पर इनवाइट करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, या यूं कहें कि डेट करने लगते हैं। और जेन भी स्टीफन की फैमिली से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया होता है। वो लोग साथ में कई पार्टीज भी अटेंड करते हैं। अब अगले दिन स्टीफन अपने कुछ दोस्तों के साथ लंदन जा रहे होते हैं, पर तभी सीढ़ियां चढ़ते समय उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रेन में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सब लोग पहुंचकर रोगर पेनरोज का लेक्चर अटेंड करते हैं, जिसे स्टीफन भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टीफन ब्लैक होल की थ्योरी के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी थीसिस सामने रख के सोचते हैं कि शायद ब्लैक होल यूनिवर्स का कोई हिस्सा होगा, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर स्टीफन को इस टॉपिक में पढ़ने और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट हो गया था। फिर वो तभी जेन से मिलते हैं और उसे भी इसके बारे में बताते हैं। अगर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी सही हो तो उसके मुताबिक हमारा यूनिवर्स हर पल एक्सपैंड करता है, और अगर हम टाइम से पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये यूनिवर्स सिर्फ एक डॉट से इतना एक्सपैंड हुआ है। जब यूनिवर्स बना था तो वो एक छोटा सा डॉट था, लेकिन लाइट और एनर्जी का जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो ठंडा होता गया। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ गए और फिर एटम फॉर्म हुआ। उसके बाद बहुत सारे एटम मिलकर स्टार्स और गैलेक्सी में चेंज हो गए। लेकिन जैसे जैसे स्टार्स और गैलेक्सी एक दूसरे के साथ क्रैश होते गए, उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती गई और उसी सर्ज ऑफ एनर्जी की वजह से एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल फॉर्म होते गए।
और इसी को द बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। फिर एक दिन स्टीफन अपने कॉलेज से अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका पैर मुड़ जाता है। वो सीधे ही मुंह के बल गिर जाते हैं। फिर उन्हें तभी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर उनका काफी ज्यादा जब चेकअप करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक डिसीज है जिसमें उनके ब्रेन के कुछ ऐसी सेल्स हैं जो मसल्स को कंट्रोल करती हैं। वो धीरे धीरे मर जाएंगी। मतलब कि कुछ समय के बाद वो खाना पीना, हंसना, बोलना, यहाँ तक कि उनके लिए सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। ये सब सोचकर स्टीफन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा बस 2 साल हैं जिंदा रहने के लिए। स्टीफन तभी डॉक्टर से ये पूछते हैं कि उनके दिमाग पर क्या इस बीमारी का कोई असर होगा। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे अभी है, मतलब इसी तरह से काम कर सकेगा। अब ये जानने के बाद अभी वो अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए बहुत कम समय बचा होता है। वो अपना सारा टाइम अपने काम में लगाना चाहते थे ताकि वो एक मीनिंगफुल डिस्कवरी कर सकें। और एक दिन जेन तभी उनके पास आती है और उनसे कहती हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनके साथ रहना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हम सभी कभी ना कभी तो मरेंगे ही, तो क्यों ना हम अपने बचे हुए टाइम में अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें और तब जो होगा देखा जाएगा। अब इस बात का स्टीफन पर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर होता है और अगले दिन वो अपने कॉलेज वापस चले जाते हैं। स्टीफन को देखकर सारे टीचर्स और उनके दोस्त काफी खुश होते हैं। इसके बाद स्टीफन कहते हैं कि वो अपनी थीसिस इस टाइम रिलेटिविटी पर लिखना चाहेंगे। वहीं जेन और स्टीफन एक दूसरे के साथ रहने के लिए शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें जल्द ही एक बेबी भी होता है जिसका नाम वो लोग रॉबर्ट रखते हैं। लेकिन स्टीफन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन अभी भी वो अपनी क्लास अटेंड करना नहीं छोड़ते हैं और उनकी लिखी हुई थ्योरी के बारे में पढ़कर उनके प्रोफेसर्स उनकी काफी तारीफ करते हैं। तभी स्टीफन कहते हैं कि उन्हें बस इस थ्योरी को प्रूव करना रह गया है। अब स्टीफन तभी एक और बेबी गर्ल को जन्म देते हैं जिसका नाम वो लोग ल्यूसी रखते हैं। इसके बाद स्टीफन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर चुके होते हैं। तभी उन्हें एक व्हील चेयर का सहारा भी लेना पड़ता है, पर अभी भी वो और उनकी पत्नी ने हार बिल्कुल नहीं मानी होती है। 4 लोगों का छोटा सा परिवार होता है और वो लोग काफी हंसी खुशी रह रहे होते हैं। इसके बाद अभी एक दिन जेन स्टीफन को स्वेटर पहना रही होती है और तभी ल्यूसी रोने लगती है और वो स्टीफन को वहीं पर छोड़कर ल्यूसी के पास आ जाती है। तभी स्वेटर स्टीफन के सर में अटका होता है और स्वेटर के होल से चिमनी की आग दिख रही होती है। तभी स्टीफन को वो देखकर एक आइडिया आता है। इसके बाद अगले दिन जब जेन स्टीफन को यूनिवर्सिटी लेकर जाती है, जहाँ पर स्टीफन को अपने बहुत सारे प्रोफेसर्स के सामने उसी थ्योरी पर लेक्चर देना होता है। फिर वो अपनी थ्योरी को सबके सामने डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक के इवेंट हॉरिजन के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि ब्लैक होल की सतह पर बहुत ही ज्यादा थर्मल रेडिएशंस होते हैं, यानी कि ब्लैक होल के आसपास कुछ पार्टिकल्स उससे बच के आगे निकल जाते हैं और इसी वजह से वो ब्लैक होल नहीं रहता, वो दरअसल एक हीट रेडिएशन की वजह से ग्लो करता है और इसी एनर्जी की वजह से हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं और ब्लैक होल रेडिएशंस एमिट करता है। ये ब्लैक होल पर एक बड़ी डिस्कवरी होती है। फिर ब्लैक होल का दूसरा एक लॉ बन जाता है और स्टीफन हॉकिंग्स का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। उसके बाद वो अपनी एक बुक लिखते हैं, स्टीफन्स रेडिएशंस, जिसमें उनके सारे थ्योरी और पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। फिर काफी दिनों के बाद स्टीफन अब प्रोफेसर बन चुके होते हैं और दूसरी ओर रॉबर्ट और ल्यूसी भी बड़े हो चुके होते हैं और दिन पर दिन स्टीफन की हालत अभी भी खराब ही हो रही थी। वो खाना तक नहीं खा पाते थे और अक्सर खाने को उन्हें बस किसी तरह लेना पड़ता था। इसी वजह से जेन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और अपने बच्चे और काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ना ही खुद की सारी हॉबीज को वो फॉलो कर पा रही थी और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी। जेन की ये हालत देखकर हालांकि स्टीफन उनसे अक्सर कहती है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो उन्हें बता सकती है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए अपने चर्च की म्यूजिक क्लास पर चली जाती और जहाँ पर उनकी मुलाकात जोनाथन नाम के एक आदमी से होती है, जिसकी पत्नी कुछ समय पहले ही एक्सपायर हो गई थी और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जेन तभी जोनाथन को एक दिन अपने घर डिनर पे भी इनवाइट करती है और कुछ समय बाद जोनाथन रॉबर्ट को पियानो भी सिखाता है एज अ टीचर और जोनाथन जेन के उसके कामों में भी काफी मदद करने लगा था। उनके बच्चों को संभालने में भी वो उसकी काफी मदद कर दिया करता।
उसके कुछ समय के बाद स्टीफन और जेन को वापस से एक बेबी होता है जिसका नाम वो टिमोथी रखते हैं और इसके लिए वो एक पार्टी भी रखते हैं। उस पार्टी में स्टीफन की माँ भी होती है और तभी वो जेन पर इल्जाम लगाती हैं कि ये बच्चा जरूर जोनाथन का है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं आजकल। और स्टीफन के दोस्त भी यही पूछने लगते हैं कि ये बच्चा उसका है या किसी और का। तभी इस बात पर स्टीफन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये सब जोनाथन भी सुन लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जेन आकर उसे रोकती है और तभी वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तभी इसी बात की वजह से कुछ दिनों के बाद जोनाथन वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे उसकी वजह से जेन और स्टीफन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए होती है। स्टीफन ये सब जानते थे, पर वो ये भी नहीं भूलते हैं कि उनके बुरे वक्त में जेन ही थी जिन्होंने उनका साथ दिया था। उसी ने उसकी हेल्प करी थी और डॉक्टर ने तो उन्हें सिर्फ 2 साल का ही समय दिया था, लेकिन जेन के प्यार की वजह से और उन्होंने जिस तरह से उनका ख्याल रखा, इसी वजह से वो आज तक जिंदा रहे थे। फिर स्टीफन जोनाथन के साथ चर्च में मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, और जोनाथन उनकी एक दोस्त की तरह मदद करने लगते हैं। फिर एक दिन स्टीफन को एक दूसरे शहर में ओपेरा के लिए इनवाइट किया जाता है, पर अचानक से उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें वहाँ से तभी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर जेन को बताते हैं कि स्टीफन को निमोनिया हो गया है और अगर उनकी जान बचानी है तो उनके गले में पाइप लगाना होगा, जिससे वो कभी बात नहीं कर पाएंगे। तभी जेन उन्हें पाइप लगाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद स्टीफन फिर कभी नहीं बोल पाते और उनके पास से बोलने की सारी एबिलिटीज धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तब जेन एक स्पेलिंग बोर्ड की मदद से उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी समय बीत जाता है और उनके बीच बातचीत नहीं हो पाती है और वो काफी ज्यादा इसी बात से अपसेट रहने लगे थे। और कुछ समय के बाद स्टीफन की बातों को समझने के लिए इलेनी नाम की एक नर्स को भी रखा जाता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है। इलेनी उन्हें पेशेंट की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि स्टीफन कितने ब्रिलियंट इंसान है, तो वो उनसे बिल्कुल वैसे ही बात करती थी और उनमें काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वो उनके लिए बुक्स पढ़ा करती और उनकी हॉबीज उनके साथ शेयर करा करती। उसके बाद स्टीफन के लिए एक नई व्हीलचेयर लाई जाती है जिसमें कंप्यूटर लगा होता है, जिससे वो सबसे बात कर सकते थे और कुछ लिख भी सकते थे। स्टीफन और एलेनी की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और जेन को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और तभी कुछ समय के बाद स्टीफन अपने कंप्यूटर की मदद से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक बुक लिखते हैं। फिर एक दिन स्टीफन को यूएस जाने का इनविटेशन आता है और वो बताते हैं कि वो एलेनी को लेकर जाएंगे अपने साथ, क्योंकि उनको प्लेन के सफर से काफी डर लगता था। लेकिन इस बात से जेन को काफी बुरा लगता है और वो उनसे कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है उनके साथ। और ये बात सुनकर स्टीफन और जेन दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर स्टीफन जेन को ऐसे नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो ये चाहते थे कि जेन और जोनाथन आपस में शादी कर लें, और जेन बाद में उनकी ये बात मान भी जाती है और जोनाथन से शादी कर लेती है। और इधर स्टीफन की बुक भी पब्लिश्ड हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट बुक सेलर होती है। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड से यूएस बुलाया जाता है, जिसमें वो एलेनी को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ पर तभी एक स्टूडेंट का पेन गिर जाता है और वो ये इमेजिन करने लगते हैं कि वो उस पेन को खुद चलकर उठा रहे हैं, और ये सब कुछ सोचकर उन्हें रोना आ जाता है कि उन्हें ये लगता है कि उनकी जिंदगी अब क्या से क्या हो गई है। तभी वो कहते हैं कि लोगों को अपना एम्बिशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। अपने सपनों के हमेशा पीछे भागते रहिए, चाहे जिंदगी आपको कोई भी दिन दिखाए। ये स्पीच बहुत ही ज्यादा उनकी फेमस होती है। फिर कुछ समय के बाद जेन को स्टीफन का एक लेटर आता है, जिसमें वो उन्हें क्वीन एलिजाबेथ से मिलने के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया होता है और ये पल वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो इस पल को जेन के साथ ही जीना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? स्टीफन हॉकिंग से काफी बड़ी हस्ती हैं, उनके लाइफ पर बेस्ड इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी किसी अगली मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर।